वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की जो क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, कुछ इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, Who was considered a foreigner in the past? Who was considered a foreigner in the past? ठीक है, यानी भूतकाल में किसे फॉरेनर समझा जाता था, ठीक है, विदेशी समझा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ आप लिखिए द टर्म फॉरेनर इज यूज इन द सेंस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। यानी पास्ट में ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं होता था उसे फॉरेनर समझा जाता था, ठीक है। इन द मेडिवल पीरियड, अब इसमें मेडिवल पीरियड क्यों लगाया है, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एंशियंट, एक होता है आपका एंशियंट, सेकंड होता है आपका मेडिवल, यानी इसको कहते हैं मेडिवल यानी मध्यकालीन, और एक होता है मॉडर्न। ये हिस्ट्री को बांटने का तरीका है, जिसमें एंशियंट मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक इतिहास, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से बांटते हैं। तो इन द मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन समय में इट वाज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ विलेज, जो किसी गांव में आता था, ठीक है। समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, जो उस समाज का भाग नहीं होता था, या फिर कल्चर, यहाँ पे कल्चर लिख रहा है, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, आप कर दीजिएगा, CULTURE कल्चर। इन दिस सेंस अ फॉरेस्ट ड्वेलर वॉज अ फॉरेनर, फॉरेस्ट सिटी ड्वेलर, एक फॉरेस्ट ड्वेलर जो जंगलों में घूमता फिरता है, ठीक है, वो अगर सिटी में चला जाए तो वो एक क्या होगा, फॉरेनर समझा जाता था पास्ट में, ठीक है, ये समझिए आप। इंडिया में अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें फॉरेनर मतलब कुछ बाउंड्री है कि नहीं, जैसे हमारा ये देश है, नॉर्मली मैं बना दे रहा हूँ, इस देश की बाउंड्री के बाहर के जो लोग हैं उन्हें फॉरेनर समझा जाएगा। लेकिन पास्ट में किसे फॉरेनर समझा जाता था, अरे जो यहाँ कह रहा है इन द मेडिवल पीरियड वाज अप्लाइड टू एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड इन अ गिवन प्लेस समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, जो उस समाज का भाग नहीं होता था, ठीक है। इन दिस सेंस अ फॉरेस्ट ड्वेलर, अगर हम सेंस लगाएं तो एक फॉरेस्ट ड्वेलर, ठीक है, वाज अ फॉरेनर फॉर अ सिटी ड्वेलर, ठीक है। तो एक फॉरेस्ट ड्वेलर कौन होगा, सिटी ड्वेलर के लिए क्या होगा, फॉरेनर होगा, और सिटी ड्वेलर फॉरेस्ट ड्वेलर के लिए क्या होगा, फॉरेनर होगा। बट प्लीजेंट्स लिविंग इन द सेम प्लेस वेर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर, ठीक है। प्लीजेंट मतलब होते हैं बच्चों फार्मर्स, एक ही गांव में रह रहे किसान, अपने उन किसान समुदाय के जो लोग हैं वे आपस में एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं थे, इवन दो हैव डिफरेंट कास्ट और रिलीजन, यद्यपि उनकी जातियां और उनके धर्म अलग क्यों ना हो, वे आपस में फॉरेनर नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आई होगी अच्छी तरह से, इसे आप ठीक से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 में या क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स, कुछ इस प्रकार है। पहला है, मैंने यहाँ नंबर नहीं डाले हैं, आप कर लीजिएगा, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700, ये कह रहा है 700 ईस्वी के बाद जो है हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिले। अरे यार क्यों नहीं मिले, 700 ईस्वी के बाद बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, और इंस्क्रिप्शन ही तो लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये तो फॉल्स होगा ना सीधे सीधे। द मरियास asserted their political importance during this period, तो ये भी फॉल्स है, सेकंड नंबर 2। थर्ड नंबर आप देख लीजिएगा, फॉरेस्ट ड्वेलर, ये चैप्टर मैंने करवा दिया अच्छी तरह से बच्चों, हमारे पास टाइम है इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वेर समटाइम्स पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, यस,
फॉरेस्ट जो ड्वेलर्स जो होते थे वेर समटाइम्स कभी कभी पुश्ड आउट ऑफ देयर लैंड्स, अपनी जमीन उन्हें अपनी ही ज़मीनों से बाहर भगा दिया जाता था विद द स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। ठीक है, ये तो भाई ट्रू होगा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कंट्रोल आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर फॉल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रू एंड फॉल्स आपके हुए कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर मनुस्क्रिप्ट्स, सॉरी यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स था, मैंने ऑलरेडी भर दिया है आपके लोगों के लिए। आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर डैज आर केप्ट। आर्चीव्स ऐसी जगह होती थी जहाँ क्या कीप्ट किया जाता था, तो मनुस्क्रिप्ट्स कीप्ट किए जाते थे। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स आप जानते हो, मैंने पढ़ाया था क्लास में। ठीक है, जो कि पाल्म ट्री होता है उस पर लिखे जाते थे। ठीक है, जो हाथ से लिखे जाते थे उन्हें मनुस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था, जो स्टोन या पत्थरों पे लिखे जाते हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी, जियाउद्दीन बरानी। अब यही आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। डैज वाज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। तो 14th सेंचुरी 14वीं शताब्दी का क्रॉनिकल कौन था, तो जियाउद्दीन बरानी था। सी ऑप्शन। पोटैटोज, हाँ ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है पूरा का पूरा। अब यहाँ से पढ़ते हैं एंड से, फिर यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स है। वेयर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पोटैटोज, कॉर्न, चिल्लीज, टी एंड कॉफी वेयर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इनटू द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, मैं आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा और आंसर मैंने यहाँ भर दिए हैं। पर्सियन व्हील इनिग्रेशन, पहले में पर्सियन व्हील इरिगेशन भरना है, नेक्स्ट में भरना है हाँ बच्चों, ये जो हम पढ़ा रहे थे, ये जो पीरियड चल रहा था, इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा। कह रहा है लिस्ट द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। तो हम ऊपर एंड आप इतना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ये लाइन यहीं से बना लो। सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड्स आर, कौन कौन से चेंजेस हुए आप लिख लेना। सम ऑफ द, यहाँ से बना सकते हो ना, सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड्स, यहाँ तक तो सेम लिखिए। आर यहाँ लगा दीजिए, आर कौन कौन से हुए थे अब यहाँ पे लिख दीजिए। पर्सियन व्हील इन इरीगेशन, यानी सिंचाई में जो है पर्सियन व्हील यानी पर्सियन चक्के का आविष्कार हुआ। स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ये सब आविष्कार हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है और इसे देखते हैं। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अभी यहाँ पे लेफ्ट कर दिया है, नेक्स्ट पेज पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करिएगा। इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ टर्म हिंदुस्तान चार्ज ओवर द सेंचुरीज। ठीक है, किस तरह से हिंदुस्तान टर्म का यूज़ किया गया शताब्दियों तक। तो आंसर है द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। अब यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, चार्ज को आप चेंज कर लीजिएगा। इन वॉट वे हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरी। ठीक है, क्वेश्चन समझे ना, किस तरह से जो कौन सा टर्म हिंदुस्तान टर्म जो है शताब्दियों तक जो है बदलता रहा। ठीक है, 100 सालों तक, सेंचुरीज। तो उत्तर देंगे कुछ इस तरह से बच्चों। आंसर है द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर, निम्नलिखित तरीकों से बदला। तो पहला पॉइंट आपको देना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको इस तरह से देना है, इसे थोड़ा और बड़ा कर लो जिस बच्चे को दिखाई नहीं दिया। तो पहला पॉइंट देते समय पॉइंट नंबर 1 डालिए और लिखिए, इन द 13th सेंचुरी मिनहाज ए सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान।
13वीं शताब्दी में मिनहाज ए सिराज ने, ठीक है, भारत को क्या नाम दिया? हिंदुस्तान नाम करके पुकारा। और ये क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट आंसर में भी बन सकता है और बनेगा कि हिंदुस्तान जो है नाम जो है किसने दिया भारत को? तो मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में, ठीक है। ही मीन्ड एरियाज ऑफ पंजाब हरियाणा एंड लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना, ठीक है। उनका तात्पर्य था पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है और गंगा यमुना का के बीच का जो क्षेत्र है, सिर्फ उससे उनका तात्पर्य हिंदुस्तान था। यहाँ याद रखिएगा, पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज दिस टर्म in a political sense that were a part of the domination of the Delhi Sultanate. He used this term, उन्होंने जो इस टर्म का जो यूज़ किया है इन अ पॉलिटिकल सेंस में, उन्होंने ये टर्म यूज़ किया है राजनीतिक सेंस में या राजनीतिक कारण से इसका यूज़ किया है। दैट वेर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशन, और ये जो क्षेत्र है ये किसका भाग थे? दिल्ली सल्तनत, जो एक डोमिनेंट पार्ट था उस समय आपने पढ़ा है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, तो उसका एक मुख्य भाग था, ठीक है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का ही बादशाह था। फिरोज शाह तुगलक, ये सब दिल्ली सल्तनत के ही भाग थे या राजा थे, ठीक है। आगे, द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। इस टर्म में जो है हिंदुस्तान का मतलब कभी भी साउथ इंडिया नहीं था, इतना याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इन द 16th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी में पोइट बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फॉन एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। 6ठी शताब्दी में बाबर ने हिंदुस्तान टर्म कुछ इस तरह से यूज़ किया, क्या वर्णन करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए ज्योग्राफिकल, द फॉन एंड द कल्चर यानी संस्कृति, एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, और भारत एक क्या है? उपमहाद्वीप है, ठीक है, जिसके तीनों क्षेत्र की तीनों ओर क्या है? जल है या पानी है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, थर्ड पॉइंट को क्लियर करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। इन 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो को तो आप जानते हो ना, इनको क्या कहते हैं? तूतीय हिंद भी कहते हैं, तूतीय हिंद। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमीर खुसरो, भारत का तोता, ठीक है। इन 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज द टर्म हिंद इन द सेम सेंस एज बाबर डिड द 16th सेंचुरी। तो 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कह के पुकारा, जिस तरह से 6ठी शताब्दी में बाबर ने इसे पुकारा था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने इसे पुकारा था, ठीक है। अब हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स एट द टर्म इंडिया डज टुडे। तो उस समय जो हिंदुस्तान टर्म था, इसका तात्पर्य कहीं नहीं था कि पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इस नाम के साथ जुड़े हों, राजनीतिक और राष्ट्रीय जो तात्पर्य या राष्ट्रीय भावनाएं इस नाम के साथ जुड़ी हों हिंदुस्तान के साथ। एट द टर्म इंडिया डज टुडे, जैसा भारत का हम यूज़ करते हैं अभी इंडिया का, इसके साथ राष्ट्रीय और राजनीतिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक। यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, इसे कर लीजिएगा बच्चों। इन द 16th सेंचुरी द पोइट बाबर, 16वीं शताब्दी में पोइट बाबर ने जो है, ठीक है, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी, मेरे मुंह से शायद 6ठी शताब्दी निकला हो तो आप उसे करेक्शन कर लीजिएगा, हो जाता है कभी कभी। ओके, नाउ वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने छोड़ दिया था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से है, व्हाट वेर द सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये कह रहा है इस समय में कौन से धार्मिक जो मेजर रिलीजियस जो बहुसंख्या में जो धार्मिक डेवलपमेंट हुए थे, ठीक है। मेजर मतलब बहुसंख्या, माइनर मतलब अल्पसंख्या, ठीक है। मेजर मतलब एक बड़ी संख्या में जो धार्मिक परिवर्तन हुए थे इस समय में, उन्हें बताइए। तो सम ऑफ द मेजर सिग्निफिकेंट रिलीजियस डेवलपमेंट ऑकर्ड इन हिंदुइज्म, तो हिंदू धर्म में जो कुछ मुख्य या कुछ बड़े लेवल पे हम कहें मुख्य जो धार्मिक विकास हुए थे वो कुछ इस प्रकार हैं। द वर्शिप ऑफ
new deities, the constitution temples by the royalty and growing importance of the Brahmins importance grew due to their knowledge of संस्कृत लैंग्वेज। यानी ब्राह्मणों का जो इम्पोर्टेंट था वो बढ़ गया, टेम्पल्स बने, ठीक है, क्योंकि उनको किस चीज़ की नॉलेज थी, संस्कृत लैंग्वेज की नॉलेज थी। दे वेर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स, और ये जो थे, ये ना जो राजा, जो ये लोग थे ब्राह्मण्स जो थे, ये राजाओं की क्या करते थे, भक्ति किया करते थे, ठीक है, ये बात सत्य है, क्योंकि राजाओं के डर से हर कोई उनकी कहानी लिखता था, उनकी बायोग्राफी लिखता था, आत्मकथा लिखता था, सॉरी बायोग्राफी लिखता था, उनकी जीवनी लिखते थे, ठीक है। दे वर पैट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स, द आइडिया ऑफ द भक्ति इमर्ज अमॉन्ग द पीपल, लोगों के अंदर जो है भक्ति की भावना का विकास हुआ। द मर्चेंट एंड द माइग्रेंट्स ब्रॉट विद देम दैट द टीचिंग ऑफ कुरान, द होली बुक ऑफ मुस्लिम। मर्चेंट मतलब होते हैं बच्चों व्यापारी, द मर्चेंट एंड द माइग्रेंट्स, और माइग्रेंट्स मतलब होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करते हैं, जिन्हें हम रिफ्यूजी भी कह सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह क्या खाने की तलाश में, रोजगार की तलाश में जब लोग जाते हैं तो उन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं। ब्रॉड देम विद द टीचिंग ऑफ कुरान, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह आए और व्यापारी भी आए किसी दूसरे देश के, तो कुरान और होली बुक और द होली बुक ऑफ मुस्लिम, यानी कुरान को अपने साथ लेके आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। अगला चलते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में वही करवाए हैं, ठीक है, लास्ट में जो आगे है क्वेश्चन नंबर 9 मैंने करवाया है। व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मनुस्क्रिप्ट्स, मनुस्क्रिप्ट्स लिखते समय जो हिस्टोरियंस थे उन्हें क्या डिफिकल्टी हुई। तो आंसर, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी यार, दिक्कत ये हो रही थी, तो उन लोगों को जो पत्तों पर लिखना पड़ रहा था या और चीज़ों पर लिखना पड़ रहा था, मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं, तो देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन 13th एंड 14th सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था। स्क्राइब्स इन दोज डेज मेड मनुस्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉपी was not an easy exercise. Scribes could not read the handwriting of the other writers. अच्छा, ये यहाँ कह रहा है टू कॉपी was not an easy exercise, ठीक है, तो कॉपी करना तो भाई एक इजी एक्सरसाइज नहीं था ना उस समय में, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे देयर वाज, फर्स्ट जो पार्ट है, देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, स्क्राइब इन दोज डेज मेड मनुस्क्रिप्ट्स बाई हैंड। यहाँ पे आप लिखना स्क्राइब इन दोज डेज मेड मनुस्क्रिप्ट्स बाई हैंड। हमें पता है मनुस्क्रिप्ट्स तब बाई हैंड ही तो बनाई जाती थी, हाथ से ही तो हम लिखते थे उस समय, ठीक है। अब टू कॉपी वॉज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज, भाई कॉपी करना तो ईजी एक्सरसाइज नहीं था ना। स्क्राइब्स कुड नॉट द हैंडराइटिंग ऑफ द अदर राइटर्स। आगे थर्ड पॉइंट, दे वे फोर्स टू गैस, उन्हें गैस यानी उन्हें अनुमान लगाने के लिए बोला जाता था, और वो भी बलपूर्वक। सो देयर वेर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉपी ऑफ द स्क्राइब्ड, थोड़ा बहुत अंतर आएगा भाई जब अनुमान लगाओगे। पार्ट 4, दीज स्मॉल और सेंटेंस है here and there grew over centuries of copying. 5 point, the manuscripts of the same text different from the original, और उनमें अंतर आ जाया करता था जो ओरिजिनल से और उसमें जो उसकी प्रति हुआ करती थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका हुआ ख़त्म, आप ये कर लीजिएगा। ये थे आपके हिस्ट्री के, जो आपके NCERT की जो हिस्ट्री है क्लास 7th की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। थैंक यू बच्चों।